वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम वोकेशनल पेपर सेम 4 में चलने वाले वोकेशनल पेपर इन्हांसिंग कम्युनिकेशन स्किल के पहले यूनिट के टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कम्युनिकेशन क्या है, उसमें कितने प्रकार हैं, उसकी बाधाएं क्या है। तो सिंपली सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे संचार क्या है। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों एवं भावनाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में हर रोज़ अपने मन में आने वाली भावनाओं, विचारों इत्यादि को दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब इस संचार की प्रक्रिया में कितने घटक शामिल होते हैं? पहला है प्रेषक, दूसरा है इनकोडिंग, तीसरा है पहला है प्रेषक, दूसरा है मैसेज, तीसरा है इनकोडिंग, चौथा है माध्यम, पांचवा है डिकोडिंग, छठा है प्राप्तकर्ता और सातवां है फीडबैक। प्रेषक कौन है? जो सूचना को देने वाला है। इनकोड का मतलब वो जो भी मैसेज, दूसरे में क्या आएगा? मैसेज, यानी आप क्या मैसेज देने वाले हैं उसको आप इनकोड करते हैं। फिर माध्यम जैसे इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? भेजते हैं। सामने वाला उसको डिकोड समझने की कोशिश करता है, देन रिसीवर जो है प्राप्त करता है और उसके बाद वो फीडबैक देता है, यानी जो उसे मैसेज प्राप्त करता है उसकी प्रतिक्रिया देता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो सामने वाला क्या करता है? जब उसको समझता है उसका अर्थ तो फिर हमें रिप्लाई करता है। तो ये संचार की प्रक्रिया में शामिल होने वाले घटक हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है आपका मैसेज, तीसरा है इनकोडिंग, चौथा है माध्यम, पांचवा है डिकोडिंग, छठा है प्राप्तकर्ता, सातवां है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया जिसे आप कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कोडिंग क्या होती है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक यानी सूचना देने वाला संदेश को संचार के लिए क्या करता है? तैयार करता है, जैसे शब्द, प्रतीक या अन्य संकेतों का उपयोग करके। ठीक है, डिकोड क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश को प्राप्त करने वाला रिसीवर जो है संदेश को समझता है और उसका अर्थ निकालता है। ठीक है, संदेश की प्रक्रिया में अनेक बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे भौतिक दूरी, शोर, सांस्कृतिक अंतर इत्यादि। यानी जैसे अगर हम कोई मैसेज सामने वाले को दे रहे हैं और सामने वाला उसको एग्जैक्टली वैसे नहीं समझ पा रहा है जैसे हम देना चाह रहे हैं, यानी उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। संचार के जो है अनेक प्रकार हैं। सबसे पहला तो वर्बल कम्युनिकेशन एंड दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में आता है आपका लिखित संचार और मौखिक संचार, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सांकेतिक संचार, यानी जिसमें आप आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, हाव इत्यादि के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो पर्पस के बेस पे दो तरीके का है। पहला है औपचारिक संचार, दूसरा है अनौपचारिक। अगर हम इसका डायरेक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन करें तो इसे हम क्षैतिज संचार और ध्वज संचार, ये दूसरा होगा आपका। अगर हम पैटर्न के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये 5 तरह का है। पहला 1 वे, दूसरा 2 वे, तीसरा 1 to 1, चौथा है 1 to many एंड many to 1। अगला क्लासिफिकेशन चैनल के आधार पे है, जिसमें आप लिखित संचार, मौखिक संचार, सांकेतिक संचार इत्यादि का प्रयोग करेंगे। फिर अगला है रिलेशनशिप के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे सर्पिल कहते हैं कि एक सर्पिल आकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो मानव संचार के 5 स्तर होते हैं। पहला है अंतःवैयक्तिक संचार, यानी जिसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता है। अंतर्व्यक्ति, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर एक होता है जनसंचार, जिसमें आप पूरे समूह के साथ बात करते हैं किसी यंत्र का, यांत्रिक तकनीकी या यांत्रिक यंत्र का प्रयोग करके। और चौथा है ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी संचार के कई तरह के प्रकार हैं और संचार में अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे पहला है फिजिकल बैरियर, जिसमें भौतिक दूरी, शोर, कम रोशनी इत्यादि के कारण क्या होता है कि आप जो मैसेज देते हैं सामने वाला उसको एज इट इज़ नहीं समझ पाता है। ठीक है, दूसरा है अर्थगत या सिमेंटिक बैरियर, जिसमें किसी शब्द या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में उत्पन्न होने वाली जो बाधा है। कभी कभी क्या होता है, किसी शब्द और उस वाक्य के अर्थ को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से उसका अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। और अगला है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, यानी जिसे आप साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। जब संचार में बाधा मनोवैज्ञानिक स्थिति कारण, जैसे आप तनाव में हैं, चिंता में हैं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसके कारण जो बाधा उत्पन्न होती है इसे मनोवैज्ञानिक बाधा कहते हैं। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसमें कार्यस्थल में पदानुक्रम, विभागीय नीतियाँ, संसाधनों की कमी, कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कल्चरल बैरियर का मतलब पता है कि जैसे मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, कोई केरला में है, कोई कर्नाटका में है, तो हर जगह का कस्टम, भाषा, रीति रिवाज सब अलग होता है। तो अगर उनकी भाषा को नहीं समझते और वो हमारी भाषा को नहीं समझते तो हम उनसे कोई बात कहना चाहेंगे तो वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कल्चरल बैरियर में आता है। फिर तकनीकीगत बाधाएं, जैसे कि इंटरनेट इत्यादि। जब हम कोरोना टाइम में जब आप गूगल मीट से, जूम से आपकी क्लासेस होती थी तो बीच बीच में इंटरनेट अगर चला जाता था तो जो हम कम्युनिकेट करना चाहते थे, आपके जो टीचर थे वो आप तक बात पूरी नहीं पहुंच पाती थी। तो इसे हम तकनीकीगत बाधा कहते हैं। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला है कि संप्रेषण क्या है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विचारों और भावनाओं को साझा करना, केवल लिखना, सुनना या दूसरों से तर्क करना। तो राइट आंसर क्या होगा, विचारों और भावनाओं को समझना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का घटक है, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, प्रेषक भी होता है, प्राप्तकर्ता भी होता है, मैसेज भी होता है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की पहली प्रक्रिया क्या है। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा, प्रेषक होगा। ठीक है, यानी जो भेजने वाला है सूचना को। अब संप्रेषण में फीडबैक क्या है, प्रेषक द्वारा भेजा गया मैसेज है कि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया है या एक प्रकार का शोर है या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो फीडबैक कौन देता है, जो मैसेज को रिसीव करता है, प्राप्तकर्ता, रिसीवर। तो रिसीवर की जो प्रतिक्रिया है वो क्या कहलाती है, फीडबैक। तो राइट आंसर क्या होगा, पी। फिर अगला है कि निम्न में से कौन संप्रेषण का रूप नहीं है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, विजुअल भी है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया, सोना। तो कौन सा नहीं है, सोना जो है ये कम्युनिकेशन का जो है रूप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का घटक नहीं है, चैनल, मैसेज, ऑडियंस या फीडबैक। तो राइट आंसर होगा ऑडियंस। चैनल, मैसेज, फीडबैक सब संप्रेषण की प्रक्रिया के घटक हैं। ऊपर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि प्रेषक होगा, मैसेज होगा, फिर वो उसको इनकोड करेगा, फिर चैनल के माध्यम से जाएगा, फिर डिकोड किया जाएगा, फिर रिसीवर उसे लेगा, समझेगा, और फिर वो प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विचारों को संदेश में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपने पहले ऊपर पढ़ा है कि जब हम विचार को संदेश में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है, लिखित, फ़ोन कॉल, बॉडी लैंग्वेज, ईमेल। तो गैर मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है जिसमें आप न लिखित संचार का प्रयोग करते हैं, न मौखिक, बल्कि आप आई कॉन्टैक्ट, बॉडी जेस्चर, हाव भाव इत्यादि का प्रयोग करके आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो बॉडी लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी बिना आप मतलब ऑरली ना ही किसी शब्द को बोलते हैं, ना ही लिख कर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आई कॉन्टैक्ट है, जेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, टोन ऑफ वॉइस है, टच है, स्पेस है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर आगे आपके क्वेश्चन में कहीं आता है कि भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, अगर ऑप्शन में आपको फेशियल एक्सप्रेशन मिलता है, आई कॉन्टैक्ट मिलता है, जेस्चर मिलता है, बॉडी लैंग्वेज मिलता है, टोन ऑफ वॉइस है, टच है, तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, भाषण या साइन लैंग्वेज। तो जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन सी है ये आपका मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। अब मौखिक संचार का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से विचार